हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 2 हमारे पास क्या था, बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, यानी कि बैंक जो है वो कौन कौन सी अलग अलग फैसिलिटीज देता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये होगा इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट, यानी कि इस कंसेप्ट के साथ ही हम इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो पहला हमारे पास टॉपिक क्या आता है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, यानी कि जो बैंक है वो कौन कौन से अलग प्रोडक्ट्स हमें सेल करता है और सर्विसेज सेल करता है, तो वो सब देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ 8 मैंने यहाँ पे सर्विसेज लिखी हैं जो बैंक से प्रोवाइड करता है। पहला हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, फैसिलिटी ऑफ लोन्स। लेकिन उससे पहले मैं एक और सर्विसेज की बात करूंगा। भाई बैंक जो है ना वो हमारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करता है और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर हम बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम समझें, जिसको हमने डिस्कस किया भी था पिछले वीडियो के अंदर, कि जो बैंक है ना वो मीडिएटर की तरह काम करता है दो लोगों के बीच में, एक तो बोरोवर दूसरा लेंडर। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनके पास सरप्लस अमाउंट है, यानी कि जिनके पास कंजप्शन कम है और इनकम ज्यादा है तो उनके पास सेविंग्स हो रही है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंडर्स। और दूसरे लोग कौन है, जिनके पास अमाउंट की कमी है, यानी कि उन्हें जरूरत है पैसे की, चाहे वो बिजनेस करने के लिए हो, प्रोडक्शन करने के लिए हो, कंजप्शन करने के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, अलग तरीके से वो लोग जो है लोन लेते हैं। तो बैंक यहाँ पे क्या आता है, मीडिएटर की तरह काम करता है। वो क्या करता है, लेंडर से पैसे अपने बैंक में जमा करवाता है, यानी कि जो लोग सेविंग करते हैं उन्हें पैसा बैंक में रखते हैं, और जो बैंक एज अ मीडिएटर उस पैसे को लोन पे देता है एक हायर इंटरेस्ट रेट पे। और जो वो डिफरेंस होता है ना इंटरेस्ट इनकम का, और उस इनकम से जितना पार्ट पे कर दिया उसने, किसको, जिन लोगों ने पैसा जमा करवाया है, ठीक है, तो वो जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बैंक की मेन इनकम। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं जिसके लिए बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे कि बैंक इनकम किस तरीके से जनरेट करता है। जैसे मान लेते हैं एक पर्सन है ए, वो हमारे पास क्या है, लेंडर। इसने अपने 1 लाख रुपए किसी बैंक में जमा करवा दिए, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक छोटा सा बैंक है, यहाँ गया और बोला जी मेरे 1 लाख रुपए का जमा कर दो, ठीक है। अब दूसरा पर्सन है बी, वो ये बोला कि जी मुझे ना अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए ये 1 लाख रुपए उधार पे चाहिए, तो इसने एजुकेशन लोन ले लिया 1 लाख रुपए का। अब जो बैंक है वो बोल रहा है कि ठीक है जब आपको लोन दे देंगे, लेकिन आपको 15% जो है ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा एनुअली। अब 15% अगर इस पर इंटरेस्ट लगेगा तो 1 लाख का इंटरेस्ट कितना होगा, 15% के हिसाब से 15,000 रुपए। अब बैंक क्या बोला कि जिसने हमें 1 लाख रुपए दिए हैं, जो हमारा लेंडर है, उसको भी तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, वरना वो नाराज हो जाएगा। तो इसको बैंक दे 3,000 रुपए, 3%, यानी कि 1 लाख का 3% 3,000 रुपए। तो ये भी राजी और ये भी खुश भाई, ठीक है। तो इसको 3,000 रुपए दे दिए, तो 3,000 की जब मैं बात कर रहा हूं तो जो बाकी डिफरेंस बचा, यानी कि 15,000 बैंक ने कहां से लिए, इस पर्सन से, और 3,000 से दिए, तो जो बाकी बच गए 12,000 रुपए, ये जो है ना तरीका, ये बैंक की मेन इनकम होता है। यानी कि ये जो पैसा आया बैंक के पास वो एक तरह से क्या है, मेन इनकम सोर्स है किसका, बैंक का। तो बैंक जो है वो इसी तरीके से पैसे कमाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो बैंक का एक इंपॉर्टेंट काम हमें समझ में आता है कि बैंक जो है सबसे पहले पैसे को जमा करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और फिर उस पैसे को एज अ डेट लोगों में बांट देता है और वहां से इंटरेस्ट कमाता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला सोर्स ऑफ इनकम। दूसरे की मैंने बात करी ली है फैसिलिटी ऑफ लोन्स, कि भाई जो बैंक, जैसे बैंक ने यहाँ पे 20% को पैसे दिए एजुकेशन लोन के नाम पे, तो बैंक क्या कर रहा है, लोन की फैसिलिटी दे रहा है। यानी कि बैंक जो है वो पैसे को उधार पे देता है अलग अलग कामों के लिए, हो सकता है कंजप्शन के लिए दे रहा हो सकता है बिजनेस के लिए दे रहा हो सकता है प्रोडक्शन करने के लिए दे रहा हो सकता है एजुकेशन के लिए दे रहा हो सकता है हेल्थ मेंटेन करने के लिए दे रहा हो। तो बहुत से कामों के लिए जो बैंक है वो पैसे को लोन पे देता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फैसिलिटी ऑफ लोन्स की, अदर देन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन,
बैंक्स डील इन एडवांसिंग लोन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। तो बैंक जो है वो पैसे को तो एक्सेप्ट करता ही है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अदर देन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पैसे को तो एक्सेप्ट करेगा ही, क्योंकि जब तक बैंक पैसा एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मेरे भाई बैंक के पास क्या पेड़ थोड़ी लगे हुए हैं जो बैंक पेड़ पे से पैसे तोड़ेगा और लोन में दे देगा, नहीं। तो बैंक के पास कोई ना कोई सोर्स भी तो होना चाहिए कहीं से पैसे लाने का, तो वो कौन होते हैं, आम नागरिक, आम जनता तो अपना पैसा बैंक में रखती है। बैंक्स डील इन एडवांसिंग लोन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, और जो बैंक्स है वो लोन पे देती है उस पैसे को रेंजिंग फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू लार्ज एमएनसीज। अब ये जो लोन लेने वाले हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे बी एक इंडिविजुअल था, और कुछ बड़ी कंपनीज यानी कि लार्ज एमएनसीज भी हो सकती हैं। एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये हमने यहाँ पे एक पार्ट डिस्कस किया बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज का। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब बात ये भैया ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है। सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। यानी कि आपने देखा होगा जनरली हम जो है ना अपने सेविंग अकाउंट में से सिर्फ और सिर्फ उतना ही बैलेंस निकाल सकते हैं जितना हमने उसमें डिपॉजिट कर रखा है। जैसे किसी के अकाउंट में अगर 1 लाख है तो वो 1 लाख ही निकाल सकता है, 2 लाख नहीं निकाल पाएगा, 1.5 लाख नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। लेकिन बैंक जो है ना वो कुछ स्पेशल अकाउंट होल्डर्स को एक अलग फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट की, यानी कि वो अपनी इनकम से अपनी सेविंग से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। बात ऐसा भी होता है बिल्कुल जिन लोगों के पास करंट अकाउंट होता है। बात ऐसी फैसिलिटी बैंक ने क्यों दी, क्योंकि जनरली करंट अकाउंट जो है ना वो बिजनेसमैन खुलवाते हैं जिनकी डेली बेसिक पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो उन्हें नहीं पता होता कि उनके अकाउंट में कब पैसा आ रहा है, कब जा रहा है, कब कम है, कब ज्यादा है। तो कई बार वो चेक काट देते हैं, तो ठीक है, और पता लगता है उनके बैंक में उतना पैसा ही नहीं था, तो वो चीज बाउंस ना हो ना, या फिर वो ट्रांजैक्शन रुक ना जाए, इसलिए जो है ना बिजनेसमैन को एक स्पेसिफिक लिमिट तक, ठीक है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, फिर से एग्जांपल लेते हैं कि एक राम नाम का बिजनेसमैन है, ठीक है। अब जो ये बिजनेसमैन है इसके पास मान लेते हैं बैंक में 1 करोड़ है, ठीक है। पता नहीं करोड़ में कितनी जीरो होती है, 7 जीरो होती है। बैंक में अगर मान लेते हैं 1 करोड़ है, अब 1 करोड़ है बैंक में, यानी कि ऐसे सीधा लिख लो 1.5 CR, सॉरी 1 CR, ठीक है। और राम ने एक चेक काट दिया 1.1 CR का। अब 1.1 CR का मतलब कितना होता है, 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है। तो इतने का चेक काट दिया, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई बैंक को तो पता है कि राम के अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है, तो भाई अब होगा क्या कि बैंक जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, उस चेक को इशू कर देगी, पेमेंट कर देगी, और जो हमारे पास राम नाम का पर्सन है उसके बैंक अकाउंट में शो कर देगी माइनस का 0.1 CR। मतलब ये जो नेगेटिव बैलेंस है ना ये दिखा रहा है कि भाई ये पैसा जो है ओवरड्रॉन है, यानी कि ओवरड्राफ्ट है, ज्यादा पैसा निकाल रखा है, इतना पैसा अकाउंट में नहीं था। तो वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि करंट अकाउंट होल्डर्स को एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो करंट अकाउंट अलाउज द अकाउंट होल्डर टू मेक विड्रॉल्स इवन इन केसेस वेयर अकाउंट बैलेंस इज लो, यानी कि जब अकाउंट बैलेंस बहुत लो है तब भी वो पैसा जो है विड्रॉ किया जा सकता है। और अगर मान लेते हैं कभी ज्यादा विड्रॉ कर लिया तो आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो बाद में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, और जब उसमें पैसा जमा करवाओगे वो वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो चीज हो गई। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा अगर आप अकाउंट्स के बच्चे हो तो, ठीक है, प्रोमिसरी नोट्स पढ़े होंगे। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के लिए बैंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि हम लोग बैंक से जाके डिस्काउंट करवा सकते हैं बिल को। देखो होता क्या है, इसको मैं फिर से दोबारा समझाना चाहूंगा, ये भी बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है बैंक के अकॉर्डिंग। जैसे मान लेते हैं, अब यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल रखता हूँ, एक हमारे पास ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, ठीक है, वही सेम एग्जांपल है, इसकी जो वैल्यूज है मैं ऊपर रख लूंगा, ठीक है। अब जो ए पर्सन है उसने बोला जी मुझे कुछ सामान खरीदना है, ठीक है, और मेरे पास पूरे पैसे हैं नहीं, मतलब उसे मान लेते हैं ए को कुछ गुड्स खरीदने हैं अपने बिजनेस के लिए, दोनों ही बिजनेसमैन है, ए बी बी, ठीक है। तो ए जो है वो कौन है, बायर, और बी कौन है, सप्लायर, इसको माल बेचना है अपना। तो ए ने बोला जी मुझे तो 1 लाख रुपए के, चलो 1 लाख छोड़ो 2 लाख रुपए मान लेते हैं, 2 लाख रुपए के मुझे प्रोडक्ट दे दो, ठीक है, लेकिन जी मेरे पास पैसे नहीं है, जब ये माल बिकेगा मेरे से पैसे ले लेना। अब बी ने बोला भाई उसकी मजबूरी है, उसमें माल निकालना है, अपना स्टॉक क्लियर करना है। उसने बोला ठीक है भाई 2 लाख रुपए का माल मैं तो बेच देता हूँ। तो इसने भाई 2 लाख का माल बेच दिया, पर इसने बदले में एक चीज मांग ली, वो पता है क्या, उसने बोला कि मुझे ना प्रोमिसरी नोट इशू कर दो,
ठीक है, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज कह सकते हो, एक बिल प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, अब वो बिल मिल गया इसे 2 लाख का कि जी मैंने इस ए पर्सन को 2 लाख का सामान बेचा है। अब इसे 2 लाख का बिल मिल गया, उस पे एक ड्यू डेट लिखी होती है कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम तक वो पेमेंट जो है वो करनी होगी। तो ए ने बोला जी ठीक है, मैंने आज मान लेते हैं अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, 1 अप्रैल को सामान खरीदा है, मैं आपको 30 अप्रैल तक पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, या फिर जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक ड्यू डेट लिखी होती है, ठीक है, वो उसमें आपको पेमेंट मैं कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा। लेकिन अब ठीक है भाई, बी बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने में बस पेमेंट देगी, 1 महीने तो सामान बेच लियो अपना। लेकिन दिक्कत क्या हुई, बी को पड़ गई इमरजेंसी, बी को अपने किसी थर्ड पार्टी से सामान मंगाना था, अब बी के पास कैश की किल्लत पड़ गई, तो बी पता क्या कर सकता है, उस बिल को इस ए के बिहाफ पे बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। वो जाएगा बैंक में और बैंक को बोलेगा जी ये रहा बिल, पर ये है कि उसे 1 लाख नहीं मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कुछ ना कुछ डिडक्ट हो जाता है, तो जो भी पैसा है पूरा 1 लाख, तो पूरे 2 लाख नहीं मिलेंगे, कुछ पैसे का मौके से मिल जाएंगे। उसने बिल जो है, अरे सॉरी कुछ अलग बोल दिया, ठीक है, वो क्या किसी 2 लाख मिल जाएंगे, डिस्काउंट करा लेगा ये बिल, उसका पैसा तो किसे भरना पड़ेगा, ए को। भाई बी क्यों भरे, बी का क्यों नुकसान हो, बी ने तो प्रॉपर बेचा है। हाँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट वगैरह हो गई थी, बी तो ठीक है भाई, बी को अपने पूरे 2 लाख में मिल जाएंगे, उसने बिल डिस्काउंट करा लिया। अब जो बैंक है वो पैसा कलेक्ट करने किसके पास जाएगी, ए के पास। अब बैंक एज ए मीडिएटर, तो बैंक तो अपना पैसा चार्ज करेगी, तो जो एक्स्ट्रा पैसा बनता है 2 लाख के ऊपर वो बैंक ए से ले लेगी। तो इस तरीके से दो बिजनेस वालों को फायदा भी हो गया, इसको चीज चाहिए थी चीज मिल गई, इसको चीज बेचनी थी चीज बेच दी, इसको बाद में पैसा चाहिए था उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, या फिर जो बिल्स है उसको डिस्काउंट करने का काम भी करती है बैंक। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की बात भी कर ली हमने यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इन कैशिंग चेक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कैशिंग चेक्स आजकल बहुत इजी हो गया है। देखो बैंक में क्या होता है, जब भी हमें पेमेंट करनी होती है हम चेक से ही पेमेंट कर देते हैं। हम किसी भी बैंक का चेक लेते हैं, उस पर साइन करके वहाँ पे दिए आते हैं। अब जब हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो जब वो चेक जमा हो जाएगा, जिस भी अकाउंट में जमा करवाना है, जब वो चेक क्लियर हो जाएगा तो उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सेम अकाउंट होल्डर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे, मेरा मान लेते हैं SBI में अकाउंट है, मुझे किसी ऐसे पर्सन को पे करना है जिसका अकाउंट HDFC में है, तो उसको चेक दे सकता हूं, वो चेक HDFC में भी जाके क्या कर सकता है, क्लियर करवा सकता है। कितना आसान है आजकल, ठीक है। और अब तो क्या हो गया कि डिफरेंट बैंक्स के चेक भी ना, चाहे वो किसी भी सिटी के अंदर क्यों ना हो, 1 डे में क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब एक अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो इन कैशिंग चेक्स, इसके बाद हमारे पास 5th पॉइंट क्या आता है, कलेक्टिंग एंड पेइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि कलेक्ट करना या फिर पे करना इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो भी काम किसका है, बैंक का है। एक सिंपल सा पॉइंट था। 6th पॉइंट में क्या आता है, एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने का काम भी करती है बैंक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप कभी विदेश घूमने जाओ, आप मान लेते हैं अमेरिका चले गए, आप दुबई चले गए, पर आपके पास तो वहाँ की करेंसी नहीं है। तो बात आई भाई, आप वहाँ के गुड्स और वहाँ की सर्विसेज कैसे एंजॉय करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप यहाँ से अपनी करेंसी लेके जाओगे, वहाँ उस करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए वहाँ के बैंक अकाउंट में जाओगे, उन्हें बोलोगे जी मेरे पास इंडियन रुपीज में इतना अमाउंट है, मुझे अगर मैं दुबई गया हूँ तो मैं वहाँ पे जाके, ठीक है, दिनार में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना, शायद दिनारी होती है दुबई की करेंसी। और अगर मैं अमेरिका गया हूँ तो मैं US डॉलर में उसे कन्वर्ट करवा सकता हूँ। तो उस तरीके से जो है ना, मैं वहाँ की करेंसी ले लूंगा, ठीक है, एक कन्वर्जन चार्ज पे करके, और उस पैसे को यूज कर सकता हूँ जहाँ पे भी मुझे जोन से भी गुड्स खरीदने हैं या फिर जोन सी सर्विसेज खरीदनी है उन चीजों के लिए। तो एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी ये काम भी बैंक करती है। अभी थोड़ी ना कि सिर्फ करेंसी के जो रिजर्व है वो RBI के पास होंगे, तो हर बार ये थोड़ा एक सिंपल बंदा उसे कुछ पैसे चाहिए, जैसे मान लो मुझे इंडियन रुपीज के अंदर डॉलर चाहिए तो मैं जाकर अमेरिका पहुंच जाऊंगा, RBI पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हर एक बैंक के पास जो है वो फॉरेन करेंसी होती है। और ऐसा इसलिए भी होता है, जैसे मान लो कि एक पर्सन है वो अमेरिका से इंडिया आया, पर उसके पास तो डॉलर्स होंगे, तो वो उस डॉलर्स को कहाँ लेके जा सकता है, हमारे इंडियन बैंक में, जिनके पास फॉरेन करेंसी जो है क्या है, वो इंडियन करेंसी मौजूद है, वो यहाँ पे आके US डॉलर देगा बैंक्स में किसी भी जाके, और वहाँ से इंडियन करेंसी ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, रिजर्व जो है वो मेंटेन रहता है दोनों कंट्री के बीच में। तो टूरिज्म भी एक अच्छा तरीका है जो हमने यहाँ पे समझा रिजर्व को मेंटेन रखने के लिए। तो वही सेम चीज यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। तो कन्वर्ट लोकल फॉरेन करेंसी टू लोकल करेंसी। तो लोकल फॉरेन करेंसी को हम लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, नीडेड फॉर अकाउंट होल्डर्स डीलिंग इन ट्रेड आउटसाइड इंडिया। अगर हमें ट्रेड को मेंटेन रखना है, तो जहां तो मैंने एग्जांपल टूरिज्म का दिया था, हम ट्रेड के लिए जनरली ये चीज करते हैं। 7th पॉइंट क्या आता है, कंसल्टेंसी। तो भाई कंसल्टेंसी भी करते हैं। अब आते कंसल्टेंसी किनकी,
आपने तो कोई बैंक से कंसल्ट नहीं लिया कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है कहाँ पे नहीं, ठीक है, लेकिन करते हैं कुछ लोग। HNI बोलते हैं उन्हें। HNI क्या होता है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। भाई बैंक के लोग आपकी क्यों हेल्प करेंगे? बैंक के लोग तो अमीरों की हेल्प करेंगे, हमारी तो हेल्प करते हैं सैलरी बेसिक पे, लेकिन HNI की पर्सनली हेल्प होती है, यानी कि इसको बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि वो लोग जिनके पास अच्छा पैसा रखा हुआ है, अच्छा खासा पैसा अकाउंट में रखा हुआ है, तो उनको जो बैंक्स है वो गाइड करती है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से एसेट्स और कौन सी इक्विटीज में पैसा लगाना चाहिए जिससे उनको क्या हो, बेनिफिट मिले। तो बैंक जो है वो एज अ कंसल्टेंसी भी काम करती है। वही चीज हमने यहाँ पे समझी। तो यहाँ पे क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक मार्केट एंड बैंक एश्योरेंस एंड इवन एश्योरेंस एंड टैक्स मैनेजमेंट। तो सारी चीज़ों में हेल्प करती है कौन? एज अ कंसल्टेंसी बैंक्स। अब 8th पॉइंट क्या आता है? यूटिलिटी बिल्स पेमेंट। आजकल आपने देखा होगा हर बैंक का अपना एक UPI ऐप है, हर बैंक का नेट बैंकिंग ऐप है, वहाँ पे जाके बिल्स वगैरह पे कर सकते हो, चाहे वो टेलीकॉम बिल्स हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। आजकल कितना ईजी हो गया है। पहले इन सब चीज़ों के लिए लाइन लगानी पड़ती थी लंबी लंबी, है ना, कि बिजली का बिल भरने गए हैं तो भाई उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके बिल भरना पड़ेगा। आजकल बहुत ईजी हो गया है, आजकल ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, ठीक है, घर बैठे बैठे काम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ जो है वो इजी होती चली जा रही है। तो ये हमने कुछ पॉइंट देखे किसके बारे में? बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में और उनकी सर्विसेज के बारे में। अब समझते हैं इस तरफ टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, कि बैंक जो है वो किस किस तरीके से पैसा डिपॉजिट करवाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेविंग बैंक अकाउंट। हम सब जानते हैं कि हम सब इंडिविजुअल के या तो किसी का एक सेविंग अकाउंट होगा या फिर मल्टीपल सेविंग अकाउंट भी लोग यूज़ करते हैं ताकि उनका पैसा जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स में सेफ रहे। क्योंकि जब से लोगों ने बैंक्स को कोलैप्स होते हुए देखा है तो लोगों का बैंक से भी इतना भरोसा बचा नहीं है कि कब कौन सा बैंक जो है डूब जाए और गवर्नमेंट या फिर RBI जो है यहाँ पे लिमिट सेट कर दे। दूसरे लोग जो है वो मल्टीपल अकाउंट यूज़ करते हैं। तो सेविंग बैंक अकाउंट हम खुलवाते हैं जहाँ पे हम अपने इनकम को कलेक्ट करते हैं या फिर अपनी वो पैसे रखते हैं जो हमारा पैसा खर्च नहीं हो रहा है इन्वेस्टमेंट से पहले, ठीक है। वैसे तो सेविंग बैंक अकाउंट भी एक इन्वेस्टमेंट ही होता है, वो अलग बात है, रिटर्न्स बहुत ही चीप है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? टर्म डिपॉजिट। अब टर्म डिपॉजिट क्या होती है ये समझते हैं और ये कैसे FD से अलग होती है। देखो टर्म डिपॉजिट जो है ना, एक तरह से, एक मिनट वेट करना फिर बताता हूँ। चलो फिर अब आगे बात करते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था टर्म डिपॉजिट के बारे में। तो जब मैं टर्म डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ, इस बात का मतलब ये है कि हमने ना अपने अमाउंट को अलग अलग टाइम पे फिक्स कर दिया है। बात भी है FD से कैसे अलग है। देखो FD में क्या होता है कि आपने एक टेन्योर सेट कर लिया, ठीक है, आपने एक अमाउंट डाल दिया, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है ना, मतलब उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जनरली फिक्स रहता है हर बैंक का। लेकिन टर्म डिपॉजिट में डिफरेंस होता है। टर्म डिपॉजिट क्या बोलती है कि आप जितना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, आप जितना लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे, आपको रिटर्न हम उतने ही क्या देंगे, ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि जनरली FD के रेट ना बैंक टू बैंक जो है वेरी करते हैं 6 to 7%। मतलब टर्म डिपॉजिट उसका एक क्या तरह आप कह सकते हो एडवांस वर्जन है कि यहाँ पे भी हम जो है अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे ना आप जितना लंबा टाइम पीरियड लोगे और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जितना ज़्यादा अमाउंट रखोगे, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यानी कि ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तीसरा हम सब जानते हैं करंट अकाउंट। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। करंट अकाउंट भाई जनरली वो लोग खुलवाते हैं जिनकी मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते हैं दिन में, या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं जिनको पैसा बहुत ज़्यादा आता है या फिर पैसा जाता बहुत ज़्यादा है, यानी कि ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो लोग उसके लिए क्या कराते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं। और उनका बेनिफिट ये होता है कि उन्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। इसके बाद फोर्थ होता है रिकरिंग डिपॉजिट। अब रिकरिंग डिपॉजिट आप ये मान लो, एक तरह से आपने एक नया वर्ड सुना हो ना आजकल मार्केट में, SIP वो चलता है, SIP बोलते हैं उसे, SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक तरह से वो भी क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट ही है। रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आपने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल रखा है और आप उसमें हर महीने या फिर हर क्वार्टर पे, हर 6 मंथ पे या फिर एनुअली भी आप अपना पैसा ऐड ऑन करते चले जाते हो एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो उसको हम इस तरह से बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को
को मिल जाता है। बात जनरली टर्म डिपॉजिट में, रिकरिंग डिपॉजिट में या फिर एफडीज में इतना इंटरेस्ट क्यों होता है? क्योंकि बैंक को पता है कि वो जो अमाउंट है वो एक पर्सन ने एक पर्टिकुलर टाइम तक लॉक इन कर रखा है, तो हम उस अमाउंट को जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी उधार पे दे सकते हैं एक लंबे टाइम पीरियड तक, और वहां से अच्छा खासा इंटरेस्ट ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। करंट अकाउंट में ध्यान रखना कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, क्योंकि करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है वो डेली बेसिक पे चलती रहती है, इसलिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन के हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं। अभी डॉक्यूमेंटेशन के 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, केवाईसी नॉर्म्स। अब बात है भैया ये पैन कार्ड क्या है, तो थोड़ा सा पैन कार्ड के बारे में समझ लेते हैं कि पैन कार्ड क्या होता है। पैन कार्ड का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि आपने आजकल देखा होगा, आप चाहे कुछ भी लो, कोई सी भी एसेट्स बाय करो, आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, आप बैंक में अकाउंट खोल रहे हो, ठीक है, या फिर आप डीमैट अकाउंट खोल रहे हो, आप शेयर्स खरीद रहे हो, सबका सब जो है ना, वहां पे हमें एक चीज पक्का चाहिए, मैंडेटरी है, वो है पैन कार्ड, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। एक ऐसा नंबर जिसे हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, और 10 नंबर का परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जिसमें एक पर्सन की सारी एसेट्स जो है उसके अकॉर्डिंग रखी होती है कि एक पर्सन के पास कौन कौन सी एसेट्स मौजूद हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पैन कार्ड। और आजकल आपने देखा होगा पैन कार्ड और आधार कार्ड जनरली हर जगह हर एसेट के लिए क्या है? कंपलसरी कर दिया गया है। दूसरा एड्रेस प्रूफ। भाई एड्रेस प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक वालों के लिए, ठीक है। एड्रेस प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि मान लेते हैं ये भाई बैंक वाले जब क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ कोई पर्सन डिफॉल्ट कर गया, तो भाई कहाँ पे जाके पकड़ेंगे उसे? तो उसके लिए एड्रेस प्रूफ जो है ना वो सही होना बहुत जरूरी है कि पर्सन जो है वहां पर जाके हम उस पर्सन से मिल पाए, तो एड्रेस प्रूफ होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या आता है? केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी मतलब पता है क्या होता है? नो योर कस्टमर, ठीक है। तो अपने कस्टमर को जानने के लिए ये चीज की गई थी। आजकल आपने देखा होगा जो केवाईसी वो डिजिटली जो है ना वीडियो कॉल पर जाती है। अगर किसी ने हाल फिलहाल में अकाउंट खोला उसे पता होगा कि जनरली अब हर बैंक जो है वो डिजिटल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि कंज्यूमर को कम से कम बैंक के चक्कर लगाने पड़े। तो बात करिए डॉक्यूमेंटेशन की। अब समझते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ लोन। तो लोन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एजुकेशन लोन हम सब जानते हैं, हम एजुकेशन के लिए लेते हैं, ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है चुकाने का, ठीक है, वो होता है, ठीक है, शायद 8 साल होता है, 8 ईयर्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर इसे फिलहाल कोई चेंज किया गया है, ठीक है। तो एजुकेशन जो लोन है ना, ठीक है, उसे हमें 8 साल में पूरा का पूरा क्या होता है? भरना होता है, ठीक है। तो एजुकेशन लोन जनरली लोग लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि हायर एजुकेशन अगर मान लो किसी फॉरेन कंट्री में लेनी है या फिर अपनी कंट्री में लेनी है, जैसे MBA वगैरह हो गई या फिर IIT वगैरह हो गई, इनकी कॉस्ट जो है थोड़ी सी ज़्यादा आती है, तो उस केस में लोग जो है लोन लेते हैं कि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट मिलते ही लोग जो है वो लोन क्या करेंगे? चुका देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक लंबा टाइम पीरियड दिया जाता है कि जब पर्सन लगेगा तब तो उस लोन को कंप्लीट करेगा। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जो है ना, कंज्यूमर लेता है ड्यूरेबल गुड्स के लिए। अब बात है ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? अरे भाई वो गुड्स जो 1 साल से ज़्यादा चलते हैं। हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा चलती हैं, फैन, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और अलग अलग इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं जो ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आते हैं। कपड़े आप सेमी ड्यूरेबल बोलोगे क्योंकि वो घिस जाते हैं, फट जाते हैं, आप ये भी कह सकते हो। और कुछ गुड्स तो पेरिसेबल होते हैं, जैसे कि दूध वगैरह हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब तो पेरिसेबल गुड्स होते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। पर बात कर रहा हूँ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स की, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स वो हैं जो किसके लिए मिलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स के लिए मिलते हैं। इसके बाद तीसरा और आखिरी पॉइंट होम लोन्स। होम लोन्स हम जानते हैं कि जनरली प्लॉट के लिए दिए जाते हैं या फिर बिल्डिंग्स के लिए, फ्लैट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है ना होम लोन्स प्रोवाइड हमेशा किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात की किसके बारे में? होम लोन्स के बारे में, ठीक है। तो होम लोन्स का जनरली जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहता है? 30 ईयर्स के आसपास रहता है, यानी कि 30 साल के आसपास रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनता है? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होम लोन्स
ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो मैंने होम लोन्स के बारे में समझा दिया, और होम लोन्स में जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखना कम रहता है। इसका एक लॉजिक क्यों है, क्योंकि ये एक सिक्योर्ड लोन है बैंक की तरफ से। बैंक को पता है कि अगर कोई पर्सन अगर लोन नहीं भी चुका पाया तो हम उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं। और जब भी हम बात करते हैं, जब भी कोई लोन हम लेते हैं कोलैटरल के बदले किसी ना किसी, तो वहां पे जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट चीप ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बैंक को पता है हाईली सेफ लोन है। और जब भी हम बात करते हैं पर्सनल लोन की, ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो क्या रहता है, हमारा ज्यादा रहता है। इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बारे में। तो तीन है हमारे पास, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। तो शॉर्ट टर्म में हमारे पास क्या आता है, अप टू 1 ईयर, यानी कि वो लोन जो हमने 1 साल या 1 साल से कम के लिए लिया है। मीडियम टर्म में क्या आता है, 1 साल से 3 साल तक, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लोन कौन सा है, जो हमने 3 साल से ज्यादा के लिए लिए हैं। तो इन्हें बोलते हैं एक तरह से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोन को जब क्लासीफाई करते हैं। यहाँ तो हमने एक तरह से टाइप्स देखे लोन के, कैरेक्टर्स मतलब किन चीजों के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। शॉर्ट टर्म 1 साल से कम, मीडियम टर्म 1 से 3 साल और लॉन्ग टर्म 3 साल से ज्यादा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे एक नए लेसन के बारे में, एक नए लेसन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देख लो क्या उतारना है।